वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। बेटा, हम जो एग्रीगेट डिमांड वाली जो यूनिट है उसमें आज जो है आपके सामने दो डिफरेंसेस लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे होंगे द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशनरी गैप एंड द डिफरेंशियल गैप। सेकंड, हम आज एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप में और डिफरेंशियल गैप में क्या अंतर है। देखिए, हम अगर एग्रीगेट डिमांड की आपसे बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड में हम लोग अगर देखते हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम को हम फिक्स कर रहे हैं। एक तो हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्फ्लेशन में आएगा, और डेफिसिट डिमांड की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन कैसे हो जाएगा। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग बात करते हैं तो वहां दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन है, और वस्तु के दाम कम हो रहे हैं तो डिफ्लेशन। यहां जब एग्रीगेट डिमांड की हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड्स में हम टोटल डिमांड देख रहे हैं ऑफ ए इकोनॉमी के अंदर इन एन अकाउंटिंग ईयर। जब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं उसमें कि भाई इन्फ्लेशन गैप और डिफरेंशियल गैप में क्या अंतर है, तो हमने यहां पर कहा इन्फ्लेशन का ताल्लुक है इट इज द एक्सेस ऑफ एडी ओवर एंड अबव इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर हमने कहा यहां पर हमारी डिमांड ज्यादा है हमारे लेवल से, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से, तो उसको हम जो शो कर रहे हैं इन्फ्लेशन डिग्री गैप से कर रहे हैं। उसके बाद वाइस वर्सा डिफरेंशियल गैप में हम लोग कहते हैं इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एडी। यहां पर हमारी डिमांड कम है, हमारी डिमांड कम है फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए लेवल हमारा ये है तो डिमांड हमारी इसमें कम है, और इन्फ्लेशन में हमारी डिमांड अप है। तो हमने यहां पर कहा इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ये जो शब्द है इक्विलिब्रियम, जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये जो शब्द है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बारे में आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। यहां पर ये रेस्ट की पोजीशन होती है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग मेरे दोनों हाथों को देख रहे हैं तो मैं यहां पर कहता हूं ये दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वल है, दोनों बराबर पे है, तो यहां पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सब्जी मंडी जा रहे हैं और हमने वहां पर कहा कि भाई 1 किलो हमें टमाटर दे दीजिए, तो उसने क्या करा 1 किलो का वजन यहां रख दिया, टमाटर यहां रख दिए, और ये इस तरह जब पोजीशन आती है जिसमें पेंडुलम स्टेट होता है तो ना तो टमाटर बढ़ सकते हैं ना वजन बढ़ सकता है। तो उस पोजीशन को रेस्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में कीनस है, रोनाल्डो कीनस का नाम ले रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि हम इक्विलिब्रियम कब कहते हैं जब AD = AS होता है या S = I होता है। अब इन दोनों ही कंडीशन में हमारा इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में ज्यादा है, तो आप देखिए हम लोग कह रहे हैं यहां पर AD और AS इक्वल ये होगा इक्विलिब्रियम में, लेकिन इस इन्फ्लेशन में ये AD ज्यादा है और डिफ्लेशन में हमारा जो है नाम क्या है AD हमारा कम है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो हमारी डिस्टर्ब है। तो इंक्रीज जो है उसको हमने इन्फ्लेशन से कहा और डिक्रीज को हमने डिफ्लेशन से कहा। तो वही बात हमने कहा इट इज एक्सेस AD है ओवर एंड अबव इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ये कह रहा है इट इज अ डेफिशिएंसी कमी है AD की फ्रॉम द रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, इसने ये कहा इट अकर्स व्हेन AD ग्रेटर है AS। ये तब अकर करेगा जब AD ज्यादा है AS से करस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो एरो है, एरो जो शो कर रहा है वो ग्रेटर देन कर रहा है कि हमारे पास डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। फॉर एग्जांपल मैं एक बिस्कुट का एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास 10 पैकेट बिस्कुट के हैं और लेने वाले वहां पर 15 लोग खड़े हुए हैं, तो 15 की डिमांड है लेकिन सप्लाई 10 की, तो 5 हमारे पास लोग हैं जिनको सामान नहीं मिलेगा, तो ये जो है ये एक्सेस डिमांड है। अब हम चलते हैं इसी तरफ डिफरेंशियल गैप की तरफ। इट अकर्स व्हेन AD लेस AS है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां पर डिमांड कम है। अब मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं कि बिस्कुट के पैकेट हमारे पास 10 हैं और लेने वाले 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्तियों को मिलेगा लेकिन मेरे पास स्टॉक बचा रहेगा 5 का, जिसे हम अनडिजायर्ड स्टॉक करते हैं। तो अनडिजायर्ड स्टॉक जो है कि हमारा बिक नहीं रहा, जब बिकेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे दाम को कम कर देंगे। इस केस
जब लेने वाले 15 हैं और बिस्कुट के पैकेट 10 हैं तो वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे, बिस्कुट का रेट अप हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा रेट देगा हम उसको दे देंगे, क्योंकि लोग हमारे पास ज्यादा हैं। तभी हमने इसको डिनोट करा है इन्फ्लेशन से और इसको डिनोट करा है डिफ्लेशन से। तो बेटा ये दो पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। मैं थर्ड पॉइंट पर आता हूँ। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहता है लेवल ऑफ आउटपुट हमारा कांस्टेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जो हमारे पास आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो हमारा कांस्टेंट है कि भाई इतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है, ना तो ये कम आ रही है ना ज्यादा आ रही है। सेम हमने यहाँ पर इसमें कह रहे हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट हमारी कम रहेगी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ पर आउटपुट कम है तभी तो हम डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर मैं कह देता हूँ आपको, यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट हमारी कांस्टेंट रहेगी फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट कम रहेगी क्योंकि हमारे पास जो डिमांड है हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में हम डिमांड हमारे पास ज्यादा है लेकिन आउटपुट तो नहीं आ रहा। अगर आउटपुट सप्लाई बढ़ जाएगी तो हम डिमांड को पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा। तभी तो यहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन की पोजीशन दिखा रहा है, और यहाँ पर हमारी आउटपुट जो है लेस है। हमने कहा दैट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब हम नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सीधी सीधी बात है कि जितने लोग हमारे यहाँ शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जिनकी इच्छा काम करने की और काम उपलब्ध है एक उचित मजदूरी पर, तो उसको हम रोजगार की बात करते हैं। यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं, बेरोजगारी कोई भी नहीं है, ना अनएम्प्लॉयमेंट है ना अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, जैसे हम ये कहते हैं, लेबर लॉ ये कहता है कि एक व्यक्ति से आप 8 घंटे काम ले सकते हो। तो यहाँ पर व्यक्ति के पास 8 घंटे काम है, ये नहीं है कि 4 घंटे काम है और 4 घंटे के लिए खाली बैठा हुआ है। इन्फ्लेशन केयर में हमारे पास ना तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन अगर हम लोग डिफरेंशियल गैप की बात कर रहे हैं, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट होगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। वो इसलिए होगा बेटा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो कम है। यहाँ पर हमारे पास लोग खाली भी बैठे मिलेंगे और लोग ऐसे भी बैठे मिलेंगे क्योंकि जिनके पास 8 घंटे पूरा काम नहीं है, इसीलिए हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आउटपुट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और यहाँ पर हमने कहा देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी होता है। तो तीन पॉइंट हमने इनके समझ लिए हैं। मैं चौथे पॉइंट की तरफ आता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है ये एक लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल एंड वेज कैचेस प्राइसेस एंड प्राइस कैच वेजेस व्हाइल द जीडीपी रिमेन कांस्टेंट। तो इस बात को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर मजदूरी इट लीड्स वेज प्राइस, मजदूरी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो मजदूरी बढ़ेगी, लेकिन जीडीपी हमारी कांस्टेंट है। तो जीडीपी के बारे में आपको पता है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर की हम लोगों ने बात करी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर मजदूरी के दाम बढ़ेंगे तो हमारे वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। अगर लेबर नहीं आएगी तो आप ये सोचिए कि लेबर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कब तब्दील कर रही थी, तो उस प्रोडक्ट की लेबर जो अगर महंगी होगी तो वे कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका नाम का प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर में लेबर पहले 10 रुपए की लगती थी, अब वो लेबर 15 की हो गई, तो 15 की लेबर मतलब कॉस्ट मेरी बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो अब ये मार्कर 15 से 20 रुपए का बिक जाएगा, तो इसके रेट भी हमारे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमने कहा इट लीड्स टू लो लेबर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम लो ट्रैक पर गुजरेगा क्योंकि एडी कम है। हमने कहा लो एडी लीड्स करता है लो इनकम होगी, और लो इनकम होगी तो लो डिमांड होगी। आप खुद सोचिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे यहाँ एडी कम है, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, तो उसके पीछे रीजन ये भी है कि हम लोगों की इनकम नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति की इनकम होगी तभी तो वो जूतों की, कपड़ों की, चीनी की, चाय की, इन सब की डिमांड करेगा। यहाँ पर जब इनकम लो है तो डिमांड हमारी लो। तो बेटा ने एक बार और बता दूं, हमने आपसे कहा डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द डिफरेंशियल गैप। हमने आपको बताया पहला पॉइंट जहां पर हमने कहा एडी ज्यादा है इसलिए इन्फ्लेशन दिखा रहा है, या डेफिशिएंसी एडी की बात करी। यहाँ पर हमने शो करा एडी ग्रेटर देन है, यहाँ पर एडी हमारा लेस देन है। यहाँ पर हमने कहा लेवल ऑफ आउटपुट
कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर हमने कहा लेवल ऑफ आउटपुट लेस है, यहाँ पर हमने कहा नो अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर हमने कहा देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है इन द इकोनॉमी। यहाँ पर मैंने कहा मजदूरी बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने कहा अगर लो लेवल इक्विलिब्रियम है तो इनकम तो है तो हमारी ईडी होगी। अब बेटा ये टॉपिक हमने इन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन का आपको बता दिया, दोनों में डिफरेंस हमने चार डिफरेंस हमने कर दिए जो हमारे बोर्ड में भी कई बार पूछे गए। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी। देखिए किसी भी इकोनॉमी में दो पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करना हो तो मैं पैसे से संबंधी बात कर रहा हूँ, तो इसको जो गवर्न करता है वहां का सेंट्रल बैंक करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो कंट्रोल करता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी करते हैं। देखिए किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो कोई मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने की हमें संस्था चाहिए, और उस संस्था का जो मैंने आपको नाम बताया इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जहां मैं बात करता हूँ फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी को जो कंट्रोल करता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट किस तरह करती है कि टैक्सेस बढ़ा देती है, टैक्सेस को कम कर देती है, सब्सिडी बढ़ा देती है, सब्सिडी को कम कर देती है। अब इन दोनों बातों के डिफरेंस को हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी और फिस्कल में क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया, मॉनेटरी को कंट्रोल करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिस्कल को कंट्रोल करेगा आपका गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इट इज द पॉलिसी करेक्टिंग द एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। ये पॉलिसी करेक्ट करेगी एक्सेस डिमांड को, डेफिसिट डिमांड को इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट के द्वारा। तो हम लोग आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ क्रेडिट को अगर हम लोन को कम या ज्यादा करते हैं तो उससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जिसमें मैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की बात कर रहा हूँ वो हमारी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों कमियां पढ़ी थी, इन्फ्लेशन की क्या है और डिफ्लेशन की क्या है। एक तरफ एक्सेस डिमांड है, एक तरफ डेफिसिट डिमांड है। अब उसको सही करने के लिए हमने टूल पकड़ लिया मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल जो कर रहा है उसने ये कहा सप्लाई ऑफ क्रेडिट से करेगा, दोनों समस्या को सही कर देगा, एक्सेस डिमांड की और डेफिसिट डिमांड की। अब यहाँ पर आता है फिस्कल पॉलिसी किस तरह सही करेगा। हमने कहा इट इज द पॉलिसी करेक्ट करता है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को बाय मैनेजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ आप ये मानिए हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, टैक्सेस को कम और ज्यादा करने के साथ साथ हम लोग सब्सिडी एक्सपेंडिचर में सब्सिडी लेके सब्सिडी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप सोचिए एक गवर्नमेंट ये देख रही है कि हमारे यहाँ डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड कम हो रही है तो इट मींस सीधा लॉजिक वो लगाते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो अपने टैक्सेस में कमी कर देंगे, सब्सिडीज को बढ़ा देंगे। जैसे गैस सिलेंडर पर हमें सब्सिडी मिल रही है तो उसको इंक्रीज कर देंगे, टैक्सेस में कमी लाएंगे, जिससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा बचेगा, उससे वो डिमांड कर सके। एंड वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए हमारे पास डिमांड को ज्यादा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये सोचेगी जनता के पास पैसा बहुत है, तो वो क्या करेंगे, इन टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे और आपकी सब्सिडीज को कम कर देंगे। अब सब्सिडी फॉर एग्जांपल मान लीजिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर देंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो जो उनकी एक्स्ट्रा डिमांड की परचेसिंग पावर है वो इन दोनों चीजों में यूटिलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर तो हमने क्रेडिट से कर रहे हैं कंट्रोल और यहाँ पर हम रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से कंट्रोल कर रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमने मॉनेटरी पॉलिसी का और फिस्कल पॉलिसी का कंट्रोल कर लिया। अब हम लोग जो बात करते हैं दूसरा, इट इज पर्सनल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं। इस पॉलिसी को जो कंट्रोल करेगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा, और इस वाली पॉलिसी को जो परस्यू करेगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पर सरकार करेगी उस देश की। जैसे हमारे यहाँ इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है तो वो उसको, मोदी की गवर्नमेंट है तो वो उसको कंट्रोल करेगी, और यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। लास्ट थर्ड आता है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर। मॉनेटरी पॉलिसी के पास कौन कौन से टूल्स हैं, टूल्स का मतलब होता है जैसे हमारे पास कौन कौन से औजार हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा पहला है हमारे पास बैंक रेट है, रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, सीआरआर है जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, मोरल सैचुरेशन है या मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ईटीसी। इन टूल्स के माध्यम से हम लोग अपने क्रेडिट क्रिएशन को
या आपके मनी कंडीशन को, सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, कम ज्यादा करेंगे। और कम ज्यादा करने के पीछे हमारा एक ही लॉजिक है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ एक्सेस डिमांड या डेफिशिट डिमांड की प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करें। हमारा पर्पस यही है, हमारा उद्देश्य यही है। यहाँ पर हमने कहा टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग एंड बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन सी हमारे पास टूल है? एक तो सरकार के खर्चे की हम लोगों ने बात करी, जैसे मान लीजिए हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं या दवाई फ्री दे रहे हैं या हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं या मिड डे मील दे रहे हैं या और भी चीजें हम दे रहे हैं। उसके बाद हमने बात करी टैक्सेस की। तो टैक्सेस के बारे में आपको पता है कि इंडिया में दो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। उसको सही करेंगे, उसके बाद पब्लिक से पैसा लेना है या सेंट्रल बैंक से लेना है। तो फिस्कल पॉलिसी में सरकार के पास एक टूल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा, टैक्सेस के द्वारा, पब्लिक बोरोइंग के द्वारा और बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो मैं एक बार आपको और रिवाइज करा दूं, क्योंकि हमने अपना टॉपिक कहा था डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। और हमारे सामने प्रॉब्लम है कि आपका डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले हमने बताया कि सब पॉलिसी करेक्टिंग एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी, जो कंट्रोल करेगा सप्लाई ऑफ क्रेडिट को। दूसरा हमने बताया कि द पॉलिसी जो करेक्ट करेगा एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड को बाय मैनेजिंग रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट को। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट बताया, ये परस्यू करता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये परस्यू करता है आइदर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल या एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी में क्या टूल है और आपके मॉनेटरी पॉलिसी में क्या टूल है। इन टूलों की सहायता से हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कहा टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर, यहाँ पर बैंक रेट है, रेपो रेट है, प्रॉपर मार्केट ऑपरेशन है, सीआरआर है, एसएनआर है, नॉर्म्स है, पीसी है। तो हमने यहाँ पर कहा इन टूलों की सहायता से हम एक्सेस डिमांड को, डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टूल है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, हमने टैक्सेस की बात करी, पब्लिक बोरोइंग की बात करी, पर हमने कहा बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जो हम सेंट्रल बैंक से प्राप्त कर रहे हैं। तो बेटा मैंने आज आपसे जो डिस्कस करा है वो दो डिफरेंसेस के बारे में करा था, एक इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में करा, दूसरा मैंने आपसे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में करा। तो बेटा मेरा रिक्वेस्ट है कि उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आती होंगी। ठीक है, थैंक यू।